बहुत समय पहले की बात है। सोनापुर नामक गांव में एक बहुत सुंदर जादुई सोने का पेड़ था, जिसके ऊपर फल भी आते थे हीरे और सोने के। वह जादुई सोने का पेड़ गांव में हर किसी की मदद करता था। जो भी कोई अपनी मदद के लिए आता था, वह जादुई सोने का पेड़ उसकी मदद करता था। जादुई सोने के पेड़, मेरी बेटी की शादी है, मुझे मेरी बेटी के लिए जेवर बनवाने हैं, मुझे थोड़े से पैसे चाहिए, मेरी मदद करो। जी जी अम्मा जी, आप चिंता ना करो, आपके गांव में जब तक ये जादुई सोने का पेड़ है तब तक आपको धन दौलत की कोई कमी नहीं होगी। मैं अभी आपको ढेर सारा सोना देता हूँ, जिसकी मदद से आप अपनी बेटी की शादी बहुत धूमधाम से कर सकती हैं। ऐसा कहकर वह जादुई सोने का पेड़ उस बूढ़ी औरत को बहुत सारा सोना देता है और वह खुशी खुशी उस सोने को लेकर चली जाती है। इसी तरह जो भी कोई अपनी परेशानी उस जादुई सोने के पेड़ को बताता, तो वह जादुई सोने का पेड़ उसकी तुरंत उस परेशानियों को चुटकियों में हल कर देता। सोनापुर नामक गांव में एक अनाथ लड़की सपना रहती थी, जो हमेशा जादुई सोने के पेड़ के आसपास की सफाई करती और कभी भी उससे धन दौलत नहीं लेती थी। एक दिन जादुई सोने का पेड़ सपना से कहता है, सपना, तुम कितनी अच्छी हो, बिना किसी लालच के मेरी कितनी सेवा करती हो, समय पर पानी देती हो, सफाई करती हो और बदले में मुझसे कुछ भी नहीं लेती, मेहनत करके पैसे कमाती हो और यह गांव वाले हैं कि मुझसे हमेशा मांगते ही रहते हैं और मेरे लिए कभी भी कुछ नहीं करते। जादुई सोने के पेड़, आप जिस तरह से हमारे गांव वालों की मदद करते हैं, मुझे यह देखकर बहुत अच्छा लगता है। अगर आपकी कोई सेवा नहीं करता तो क्या हुआ, मैं हूं ना आपकी सेवा करने के लिए। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मैंने सब कुछ आपको ही मान रखा है। काम करके आती हूँ, खाना खाती हूँ और तुरंत आपके पास आ जाती हूँ। आपके पास बैठकर आपका काम करके मुझे बहुत अच्छा लगता है। सपना, हमेशा मेरे साथ ऐसे ही रहना, मुझे भी तुम्हारे साथ बहुत अच्छा लगता है। इसी तरह से रोज सपना और जादुई सोने का पेड़ आपस में बातें करते रहते। ऐसे ही समय बीत रहा था और एक दिन गांव में एक बहुत बड़ी जादूगरनी आती है और वह गांव में आकर सोचती है, मैंने सुना है इस गांव में जादुई सोने का पेड़ है, जो फल भी हीरे और जवाहरात के देता है। अगर ये बात सच है तो उसकी शक्ति प्राप्त करके मैं कितनी ज्यादा शक्तिशाली बन जाऊंगी, और अगर ये बात झूठ निकली तो मेरा यहाँ आना बेकार ही हो जाएगा। मुझे सच का पता लगाना होगा, आखिर ये बात सच भी है या नहीं। ऐसा सोचकर वह जादूगरनी जादुई सोने के पेड़ के पास जाती है और उससे कहती है, ए जादुई सोने के पेड़, मैंने सुना है कि तू हमेशा मुसीबत में आए लोगों की मदद करता है। मैं बहुत दूर से आ रही हूँ, मैं मुसाफिर हूँ, लेकिन मेरे पास जो भी पैसे थे वह सब खत्म हो चुके हैं। मेरे पास एक भी रुपया नहीं बचा, मैं घर कैसे जाऊंगी? क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? मुझे अपने जादुई सोने के पेड़ से कुछ पैसे दे सकते हो? आप मुसीबत में हैं और मैं आपकी मदद ना करूं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मैं अभी आपको बहुत सारे पैसे देता हूं, जिसकी मदद से तुम आसानी से अपने घर भी पहुंच जाओगी और एक हंसी खुशी जीवन भी बिताओगी। ऐसा कहकर वह जादुई सोने का पेड़ उस दुष्ट जादूगरनी को बहुत सारे हीरे और जवाहरात और सोने के सिक्के देता है, जिन्हें देखकर उस जादूगरनी की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और वह मुस्कुराते हुए वहां से आ जाती है। और रात हो जाने के बाद वह दोबारा से जादुई सोने के पेड़ के पास आती है और उससे कहती है, पागल जादुई सोने के पेड़, तूने बहुत बड़ी गलती कर दी। मुझे अपना जादू दिखाकर अब मैं तेरी सारी शक्तियां छीन लूंगी और बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो जाऊंगी। मुझसे ज्यादा शक्तिशाली इस दुनिया में कोई नहीं होगा। मुझे कोई नहीं रोक सकता। मैंने तुम्हारी मदद की और तुम मुझे मारना चाहती हो। कृपया करके मेरी शक्तियां मत छीनो। अगर तुमने मेरी शक्तियां छीन ली तो मैं जीवित नहीं रहूंगा। कृपया करके मुझे छोड़ दो। यह गांव वाले बहुत खुश हैं। अगर उनके ऊपर कोई परेशानी आती है तो मैं उसे हल कर देता हूँ। कृपया करके इन गांव वालों की खुशियों को तो मत छीनो, उनकी मुस्कुराहट को तो मत छीनो। मुझे मत मारो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। मेरी शक्तियां छोड़ दो, मुझे मत मारो।
इस तरह से जादुई सोने का पेड़ उस जादूगरनी के सामने बहुत गिड़गिड़ाता है, लेकिन वह जादूगरनी उसकी एक नहीं सुनती और अपनी जादुई शक्तियों से उसकी सारी शक्तियां अपनी जादुई छड़ी के अंदर ले लेती है और हंसते हुए वहां से चली जाती है। सुबह होने के बाद जब सब जादुई सोने के पेड़ को देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं। उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है क्योंकि वह पेड़ पूरी तरह से काला हो चुका था, उसके अंदर कुछ भी नहीं बचा था। गांव वाले आपस में बातें करने लग जाते हैं। अरे अरे, यह तो जीवित ही नहीं रहा, ये तो मर गया है। अब ये हमारी मदद नहीं करेगा, हमें धन दौलत नहीं देगा। इस पेड़ ने बहुत जगह घेर रखी है, हमें इसे काट देना चाहिए और इसकी जगह दूसरा पेड़ लगा देना चाहिए। कम से कम उस पेड़ से हमें फल तो मिलेंगे। यह तो किसी काम का नहीं रहा। हाँ सरिता बहन, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। अब ये पेड़ हमारे किसी काम का नहीं बचा। जब तक हमें धन दौलत दे रहा था तब तक तो ये हमारे काम का था। अब तो इसने जगह ही बेकार में घेर रखी है। हमें आम का पेड़ लगा लेना चाहिए, कम से कम हमें आम तो खाने के लिए मिलेंगे। इस तरह से पूरे गांव में बातें होने लगी थी और जब इस बात की खबर सपना को लगती है तो वह सभी लोगों से कहती है, मैंने आप जैसे बुरे और लालची लोग अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखे। जब तक यह जादुई सोने का पेड़ जीवित था उसने तुम्हारी मदद की, तब तक तो यह आपके काम का था, लेकिन जैसे ही यह मर गया तो आप इसे यहाँ से हटाना चाहते हैं। आपको ये पता लगाना चाहिए कि इसकी हालत किसने की, इसे किसने मारा। आपको उसे पकड़ना चाहिए। मैं तुम्हें इस पेड़ को नहीं काटने दूंगी। यह पेड़ जैसा भी है यहीं पे लगा रहेगा। अरे देखो तो, ये छोटी सी लड़की हमारे सामने खड़ी होकर कितनी जबान चला रही है। आगे पीछे तो खुद के कोई है नहीं, तू हमें रोकेगी इस पेड़ को काटने के लिए। हम भी देखते हैं कि तू हमें कैसे इस पेड़ को काटने से रोकती है। अगर किसी ने एक भी कदम आगे बढ़ाया तो मैं अपनी जान दे दूंगी और इसका इल्जाम आप लोगों के ऊपर आएगा। फिर पुलिस के चुंगल से आप लोगों को कौन बचा सकता है। अगर अभी भी किसी के अंदर इतनी हिम्मत है तो इस पेड़ को काट कर दिखाओ। और ये बात मैं सच में कह रही हूँ, अगर किसी ने जादुई सोने के पेड़ की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो मैं खुदकुशी कर लूंगी और इसका इल्जाम आप लोगों के ऊपर आएगा। सोच समझकर फैसला करना। सपना की यह धमकी सुनकर सभी गांव वाले डर जाते हैं और वह पीछे हट जाते हैं और उस काले जादुई सोने के पेड़ को नहीं काटते और सपना उसी पेड़ के नीचे बैठ जाती है और घर नहीं जाती। ना तो वह खाती है और ना ही पीती है, बस पेड़ के नीचे बैठी रोती रहती है। जादुई सोने के पेड़, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। 2 दिन हो गए तुमसे बात नहीं हुई। तुम्हारे जाने का मुझे बहुत दुख है। पता नहीं तुम्हारे साथ यह सब किसने किया। अगर मेरे सामने आ जाए मैं तो उसकी जान ही ले लूं। जब तुम होते थे तो मुझे मेरे माता पिता की बहुत कम याद आती थी। ऐसा लगता था कि तुम ही मेरे माता पिता हो। कभी अकेलेपन का पता ही नहीं चला, लेकिन आज मैं खुद को बहुत अकेला महसूस कर रही हूँ। काश मैं तुम्हारे लिए कुछ कर पाती। काश मैं तुम्हें दोबारा से जीवित कर पाती, मगर ये कैसे होगा। मुझे तो कुछ भी नहीं पता। और ये गांव वाले कि तुम्हें यहाँ से हटाना चाहते हैं, लेकिन मेरे जीते जी यह काम को नहीं कर सकते। मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। इस तरह से सपना बहुत रो रही थी और उसके आंसू टप टप जादुई सोने के पेड़ की जड़ में गिर रहे थे। तभी एक आवाज आती है, सपना तुम बहुत अच्छी हो। तुमने मेरा साथ नहीं छोड़ा, जैसा कि तुमने वादा किया था। तुम मेरा साथ कभी नहीं छोड़ोगी। तुमने अपना वादा पूरा किया। मेरे अंदर अभी भी थोड़ी जान बाकी है, लेकिन मैं ज्यादा समय तक जीवित नहीं रह सकता। जादुई सोने के पेड़, तुम बात कर सकते हो। तुम्हारी आवाज सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। कृपया करके मुझे बताओ कि मैं तुम्हारी मदद के लिए क्या कर सकती हूँ। तुम किस तरह से ठीक हो पाओगे। सपना, यह बहुत मुश्किल है। मैं तुम्हारी जान खतरे में डालना नहीं चाहता। मैं ठीक तो हो जाऊंगा, लेकिन तुम्हें काली गुफा के अंदर जो जादुई चांदी का पेड़ है वहाँ से 2 टहनी लेकर आनी होंगी। उसके बाद उस जादुई चांदी की टहनी को मेरे पेड़ के पास लगाना होगा। इसी तरह मैं ठीक हो पाऊंगा, वरना मुझे ठीक करने का कोई और चारा नहीं है। लेकिन वहाँ जाना इतना आसान नहीं है। वह गुफा बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। वहाँ भूत और प्रेत रहते हैं, बुरी बुरी चुड़ैल रहती हैं। वह तुम्हें अपना निवाला बना लेंगी। तुम चिंता ना करो, मुझे कुछ नहीं होगा और ना ही मैं तुम्हें कुछ होने दूंगी।
ऐसा कहकर सपना सभी खतरनाक रास्तों को पार करके काली गुफा के अंदर पहुंच जाती है। तो वहां बहुत ही ज्यादा डरावनी आवाजें आ रही थी और एक काला साया तो सपना का पीछा भी कर रहा था, लेकिन वह हार नहीं मानती। उन सबको मात देकर वह जादू चांदी के पेड़ के पास पहुंच जाती है और वहां जाकर उससे कहती है, ए जादुई चांदी के पेड़, जादुई सोने के पेड़ को तुम्हारी जरूरत है। कृपया करके मुझे अपने पेड़ से 2 चांदी की टहनी दे दो। सपना इस तरह से रोते हुए कह रही थी कि वह जादुई चांदी का पेड़ सपना की मदद किए बिना नहीं रह पाया और वह तुरंत अपने जादुई चांदी के पेड़ से सपना को चांदी की 2 टहनी दे देता है और वह खुशी खुशी उन टहनियों को लेकर आ जाती है और वहां आकर वह जादुई सोने के पेड़ के पास वह जादुई चांदी की टहनियां लगा देती है। देखते ही देखते वह जादुई सोने का पेड़ जीवित हो जाता है और वह खुश होकर सपना से कहता है, सपना, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं तुम्हारा किन शब्दों में धन्यवाद करूं। सच में अगर कोई मेरा भी अपना होता तो मेरे लिए इतना नहीं करता जितना तुमने मेरे लिए किया है। तुमने कभी धन दौलत का लालच नहीं किया, मुझसे कुछ भी नहीं लिया, फिर भी तुमने मेरे लिए इतना किया। मेरे लिए गांव वालों से लड़ गई, अपनी जान देने तक की बात की। तुम बहुत अच्छी हो, बहुत ही कम लोग होते हैं तुम्हारे जैसे। जादुई सोने के पेड़, यह बात करके तुमने मुझे पराया कर दिया। मैं तो तुम्हें अपना ही मानती हूँ और अब तुम किसी की कोई मदद नहीं करोगे। अपने जादुई सोने के पेड़ को एक साधारण पेड़ में बनाओगे और जैसे साधारण फल आते हैं उसी तरह के फल दोगे, वरना दोबारा से कोई तुम्हारी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करेगा। इस बार तो मैंने तुम्हें बचा लिया, पता नहीं अगली बार मैं तुम्हें बचा भी पाऊँ या नहीं। मुझसे वादा करो कि तुम साधारण हो जाओगे। सपना, यह तो तुम बिल्कुल सही कह रही हो। अगर तुम नहीं होती और वह जादुई चांदी का पेड़ अपने पेड़ से जादुई चांदी की 2 टहनियां नहीं देता तो वह जादूगरनी कभी नहीं मरती और उसकी सारी शक्तियां मेरे पास दोबारा से कभी नहीं आती। तुम्हारा और उस जादुई चांदी के पेड़ का बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन लोगों की मैं मदद करता था उन लोगों ने तो मेरी मदद नहीं की, इसलिए अब मैं साधारण हो जाऊंगा और मेरे पेड़ पर जो भी फल लगेंगे उन्हें सिर्फ तुम ही तोड़ोगी और तुम ही बेचोगी और कोई काम नहीं करोगी। ठीक है, मुझसे वादा करो। इस तरह से वह जादुई सोने का पेड़ एक साधारण आम के पेड़ के रूप में आ जाता है और सपना खुशी खुशी उस पेड़ से आम तोड़ती है और बाजार में बेचती है और अपना पालन पोषण करती है और उस पेड़ की भी बहुत देखभाल करती है। इसी तरह जादुई सोने का पेड़ और सपना अपना अच्छा जीवन बिता रहे थे। बहुत समय पहले की बात है। सोनापुर नामक गांव में सुरभि अपने मामा मामी के साथ उन्हीं के घर में रहा करती थी। कुछ समय पहले एक सड़क हादसे में सुरभि के माता पिता की मृत्यु हो जाती है, इसलिए सुरभि के मामा सुरभि को अपने साथ अपने घर लेकर आ जाते हैं। लेकिन सुरभि की मामी सुमित्रा वह बहुत ही बुरे स्वभाव की औरत थी। वह गरीब और सांवले लोगों से नफरत किया करती थी और बेचारी सुरभि गरीब होने के साथ साथ सांवली भी थी, जिस वजह से सुमित्रा सुरभि से और भी ज्यादा नफरत करती थी और हमेशा उसे वह खरी खोटी सुनाती रहती थी और जब दिल चाहता तो वह सुरभि की बहुत ज्यादा पिटाई भी किया करती थी। सुरभि बेचारी बाहर वालों की तो खरी खोटी सुनती ही थी और घर में रहकर अपनी मामी की भी। सुमित्रा की अपनी एक बेटी थी काव्या, जो बहुत ही ज्यादा सुंदर थी। सुमित्रा उससे बहुत ज्यादा प्यार करती थी और उसे हमेशा सर पर चढ़ाकर रखती थी और अपनी माँ को देखा देख काव्या भी सुरभि के साथ बुरा व्यवहार किया करती थी। उसे काली कलूटी, मनहूस, बंदरिया, पता नहीं किस किस नाम से पुकारा करती थी। काली बंदरिया, ओ काली बंदरिया कहाँ है, जल्दी मेरे रूम में आ। इस काली बंदरिया को आवाज नहीं आती, कान में तेल डाल के रखा कर। काली शक्ल वाली काली बंदरिया कहाँ है, जल्दी मेरे पास आ। मुझे मम्मी के साथ बर्थडे पार्टी में जाना है, तुझे आवाज नहीं आ रही? मेरी रेड सैंडल कहाँ रखी है? काली बंदरिया जल्दी मेरे पास आ। काव्या की यह आवाज सुनकर सुरभि दौड़ी दौड़ी उसके रूम में जाती है और उसे उसकी सैंडल ढूंढ कर देती है। दोनों माँ बेटी तैयार होकर बर्थडे पार्टी में जाने लगती हैं। तभी मायूस होकर सुरभि अपनी मामी से कहती है, मामी, काव्या दीदी आप दोनों बर्थडे पार्टी में जा रही हैं, मैं भी आप लोगों के साथ चलूं? मेरा भी बहुत मन कर रहा है किसी पार्टी में जाने का। जब से माता पिता इस दुनिया से गए हैं
तब से मैंने ना कोई शादी की है और ना कोई पार्टी। बस घर में रहते रहते घर के काम करती रहती हूँ। बहुत घुटन हो रही है। मामी, आपने मेरा स्कूल भी बंद करा दिया, बाहर भी जाना नहीं होता। क्या मैं आप लोगों के साथ बर्थडे पार्टी में जा सकती हूँ? लगता है काली कलोटी 6 महीने वाली बात भूल गई, जब मेरी कुछ सहेलियां आई थी और तुझे देखकर उन्होंने मेरी कितनी इंसल्ट की थी। आज भी वह मनहूस दिन मैं भूली नहीं हूँ। और तू चाहती है कि मैं तुझे अपने साथ अपनी बेटी के दोस्त के बर्थडे पार्टी में लेके जाऊँ और वहाँ ले जाकर अपना और अपनी बेटी का मजाक बनवाऊँ। तूने अपनी शक्ल आईने में देखी है? काली बंदरिया लगती है। काली कलोटी, काली शक्ल देखी नहीं है। हमारे साथ जाने के लिए कह रही है तो जैसी काली कलोटी कहीं घूमने फिरने के लिए नहीं होती, सिर्फ घर में रहकर नौकरानियों की तरह घर के काम करने के लिए होती हैं। शादी पार्टी में तो हम जैसे सुंदर लोग जाते हैं, तो जैसे बस सूरत नहीं, चुपचाप घर में रहकर घर के काम कर। मनहूस काली कलोटी बर्थडे पार्टी में जाएगी। और हाँ सुन काली कलोटी, हमारे पीछे तो मेकअप करने मत लग जाना। मेरी ब्रांडेड लिपस्टिक रखी है, कभी तो उन्हें अपने काले होठों पे लगा के देखे और उन्हें खराब कर दे। उन्हें हाथ लगाने की भी कोशिश मत कर लेना, वरना मैं तेरा हाथ तोड़ दूंगी। कल मुझे एक पार्टी में जाना है, इसलिए मेरी ब्लैक ड्रेस तैयार रखना, समझ रही है ना काली कलोटी? चलिए मम्मी जी, देर हो रही है। ऐसा कहकर सुमित्रा और काव्य दोनों बर्थडे पार्टी में चली जाती हैं और बेचारी सुरभि अपने काले रंग की वजह से घर में रह जाती है। तभी वह आईने के सामने जाती है और खुद को देखती है और खुद से बातें करती है। काव्य दीदी कितनी गोरी और सुंदर है। अगर मैं भी काव्य दीदी की तरह सुंदर होती तो क्या पता मामी जी मुझसे प्यार करती जैसे वह अपनी बेटी से करती हैं। उन्हें काले लोग पसंद नहीं है ना, इसलिए शायद वह मुझसे इस तरह से बातें करती हैं, इसलिए वह मुझे प्यार की नजर से नहीं देखती। और वह बेचारी भी क्या करे, मैं हूँ ही इतनी काली। सब लोग तो मेरा मजाक उड़ाते ही हैं। मेरी वजह से मामी और काव्य दीदी की भी तो इंसल्ट होती है। यही बात है, वरना कोई इंसान इतना निर्दयी और कठोर कैसे हो सकता है। घर से बाहर गए आज मुझे पूरे 10 महीने हो गए। बस घर में रहकर घर के काम करती रहती हूँ। काश ऊपर वाला भी मुझे थोड़ा रंग रूप दे देता तो कितना अच्छा रहता। ऐसा सोचकर सुरभि अपने दिल को तसल्ली देती है कि उसके काले रंग की वजह से उसकी मामी उससे प्यार नहीं करती। बेचारी सुरभि घर के सारे काम खत्म कर लेती है और देर रात को दोनों माँ बेटी पार्टी से वापस आती हैं और घर आने के बाद सुमित्रा सुरभि को कल का बचा कुचा खाना देती है। सुरभि उसे खाकर सो जाती है। अगले दिन सुमित्रा सुरभि के पास आती है और उससे कहती है, सुन काली कलोटी बंदरिया, कल मेरी बेटी काव्या को देखने के लिए बहुत बड़े घराने का परिवार आ रहा है, इसलिए तू घर की अच्छी तरह सफाई कर देना और उन सभी मेहमानों के लिए अलग अलग तरह के स्वादिष्ट पकवान भी बनाकर तैयार रख देना। कहीं पर भी कोई भी गंदगी नहीं होनी चाहिए और काव्या को अच्छी तरह तैयार भी कर देना। समझ रही है ना मैं तुझसे क्या कह रही हूँ? कहीं पर भी कुछ भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, वरना मैं तेरे साथ क्या करूँगी तो सोच भी नहीं सकती। अगर तेरी वजह से कुछ भी गलती हुई, समझ रही है ना काली कलोटी मैं क्या कह रही हूँ? मम्मी आप इस काली कलोटी से कह दीजिए कि जब मुझे लड़के वाले देखना है तो ये दिखाई नहीं देनी चाहिए। कहीं इसकी मनहूसियत से इसकी काली कलोटी शक्ल को देखकर वह लोग डर ना जाए और वह शादी करने से पहले ही इनकार ना कर दे, क्योंकि ये तो मनहूस है ना। पहले इसने अपने माता पिता को खा लिया। इसकी काली शक्ल मनहूसियत का निशान है ना, निशान। इसलिए मैं तब से पहले ही कह रही हूँ। और वैसे भी वह लोग जो पूछेंगे कि काली कलोटी कौन है तो आप उन्हें क्या जवाब देंगे? आपकी कितनी इंसल्ट होगी। समझ रही है ना मैं आपसे क्या कह रही हूँ मम्मी? अरे वाह मेरी प्यारी बिटिया, तो कितनी ज्यादा समझदार होगी। तूने बिल्कुल सही कहा। इस मनहूस की वजह से कहीं कुछ गड़बड़ न हो जाए। तो सुन मनहूस काली कलोटी, अपनी मनहूस शक्ल लेकर मेहमानों के सामने मत आ जाना। घर के सारे काम करने के बाद रूम में बंद हो जाना। बाहर आने की तुझे कोई जरूरत नहीं है। मैं नहीं चाहती तो जैसे काली कलोटी की वजह से कुछ भी गड़बड़ हो जाए। समझ रही है ना मैं क्या कह रही हूँ? ठीक है मामी, आप जैसा कहती हैं मैं बिल्कुल वैसा ही करूँगी। मैं घर का सारा काम खत्म करने के बाद रूम में बंद हो जाऊंगी, बाहर नहीं आऊंगी।
ऐसा कहकर सुरभि बेचारी चली जाती है। सुबह होने के बाद सुरभि पूरे घर की सफाई करती है, कपड़े धोती है, अलग अलग तरह के बहुत सारे स्वादिष्ट स्वादिष्ट पकवान भी तैयार करती है और उसके बाद काव्या को अच्छे से तैयार करती है। कुछ समय बाद लड़के वाले काव्या को देखने आ जाते हैं और बेचारी सुरभि सभी काम करने के बाद रूम में बंद हो जाती है और दरवाजे के पीछे सभी रस्में होते हुए देख रही थी। सब बहुत एंजॉय कर रहे थे। यह सब देखकर सुरभि की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह सोचती है, काश मैं भी यह सब कुछ एंजॉय कर पाती, लेकिन मेरी किस्मत में तो एंजॉय करना लिखा ही नहीं है। मेरे काले रंग की वजह से मामी जी मुझे मेहमानों के सामने आने नहीं देती और न ही मुझे अपने साथ कहीं बाहर लेकर जाती है। मेरा रंग मेरे लिए अभिशाप बन गया। माँ पिताजी, आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए? अगर आज आप लोग जिंदा होते तो मैं इस तरह से घुट घुट कर नहीं जी रही होती, मैं भी एंजॉय कर रही होती। ऐसा सोचकर सुरभि रोने लगती है और वहीं दूसरी तरफ काव्या का रिश्ता पक्का हो जाता है। सारी रस्में बहुत अच्छी तरह हो जाती हैं। लड़के वाले घर जाने वाले ही होते हैं। तभी जिस रूम में सुरभि बंद थी वहाँ एक सांप आ जाता है, जिसे देखकर सुरभि डर जाती है और वह तुरंत रूम से बाहर आ जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है, मामी जी बचाओ बचाओ, अंदर सांप है और बहुत ही ज्यादा खतरनाक और जहरीला है। मामी जी बचाइए ना, इस स्टोर रूम में बहुत ही ज्यादा खतरनाक सांप है। पता नहीं किस सामान के साथ आ गया होगा, लेकिन बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। मामी जी मुझे सांप से बहुत ज्यादा डर लगता है, कुछ कीजिए ना, सांप को भगाइए ना मामी जी। ऐसा कहकर सुरभि बहुत डर रही थी, बहुत रो रही थी। तभी सुमित्रा चारों तरफ देखती है तो वहाँ कोई सांप वाप नहीं होता। सुमित्रा को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वह सभी मेहमानों के सामने बेचारे सुरभि की बहुत ज्यादा पिटाई करती है। तभी लड़के की माँ सुमित्रा से कहती है, सुमित्रा बहन, मैं आपको किटी पार्टी से जानती हूँ और जहाँ तक मुझे अच्छी तरह से याद है, आपको काले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है और मुझे भी काले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसलिए ही तो मैं आपके घर आपकी बेटी से रिश्ता करने आई थी कि हम दोनों की मेंटेलिटी एक जैसी है। लेकिन यह कौन? आपकी नौकरानी तो है नहीं, आपको मामी कह रही है, यानी कि आपकी रिलेटिव है। आप इतनी झूठी और मक्कार हो सकती हैं, मैं सोच भी नहीं सकती। आपने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई। जिस घर में काले लोग होते हैं वह घर मुझे मनहूस लगता है, इसलिए मैं अपनी बेटी की शादी आपकी बेटी से नहीं करूंगी। इस रिश्ते को खत्म ही समझो। चलो बेटा यहाँ से। सुरेखा बहन, मेरी बात तो सुनो। तुम छोटी सी बात को लेकर रिश्ता नहीं तोड़ सकती। मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करती हूँ। मेरी बात तो सुनो सुरेखा बहन। सुमित्रा सुरेखा को बहुत समझाने की कोशिश करती है, लेकिन सुरेखा सुमित्रा की एक नहीं सुनती और वह अपने बेटे और पति को वहां से ले जाती है। सुरेखा के जाने के बाद सुमित्रा बेचारी सुरभि की और भी ज्यादा पिटाई करती है। उसके बाल खींचती है, हाथ मोड़ती है और धक्का मारकर उसे नीचे गिरा देती है। तभी काव्या अपनी माँ से कहती है, देखा मम्मी, यह मेरी सुंदरता से जलती है। आपने इसे मना किया था कि बाहर ना आए, फिर भी यह बाहर आई ताकि मेरा रिश्ता टूट जाए, क्योंकि इस काली कलूटी मनहूस को अच्छी तरह से पता है इसके काले रंग की वजह से इसकी शादी तो कहीं होगी नहीं, तो यह मेरी शादी भी नहीं होने देगी। माँ, इस काली कलूटी को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। हाँ बेटा, तूने बिल्कुल सही कहा। इस काली कलूटी मनहूस को कड़ी से कड़ी सजा तो मिलनी ही चाहिए। इसकी वजह से मेरी बहुत इंसल्ट होगी, लेकिन आज तो बहुत ही पार होगी। तुम्हारा रिश्ता पक्का होने के बाद टूट गया। काली कलूटी मनहूस, अब तो मेरे घर में एक पल और नहीं रह सकती। निकल जा मेरे घर से। मुझे नहीं पता कि तू कहाँ रहेगी, सड़क पर भीख मांग या अपने माता पिता की तरह किसी ट्रक के आगे आकर मर जा। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अब तू मेरे घर में और नहीं रह सकती। निकल जा मेरे घर से। मामी जी, मैं कहाँ जाऊंगी? मेरा तो आप लोगों के सिवा कोई और सहारा नहीं है। मुझे घर से बाहर मत निकालिए। मैं आपके आगे पैर पड़ती हूँ, हाथ जोड़ती हूँ। मैं आपसे झूठ नहीं बोल रही, सच कह रही हूँ। माँ पिता की कसम खाकर कह रही हूँ। उनकी तो कसम मैं झूठी नहीं खा सकती। घर में सांप है और वो भी बहुत ज्यादा जहरीला और खतरनाक। मेरी बात का विश्वास कीजिए। मैं कभी नहीं चाहूंगी कि मेरी वजह से काव्या दीदी का रिश्ता टूटे या कभी आपकी इंसल्ट हो। मेरी बात का भरोसा तो कीजिए। घर में सांप है, मुझे घर से बाहर मत निकालिए। मैं कहाँ जाऊंगी मामी जी?
सुरभि अपनी मामी और काव्या को समझाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन दोनों माँ बेटी उसकी एक नहीं सुनती और धक्के मारकर उसे घर से बाहर निकाल देती हैं। सुरभि अपने साथ अपनी माँ की तस्वीर लेकर जाती है और अपनी माँ की तस्वीर देखकर बहुत फूट फूट कर रोती है। तभी सुरभि की स्वर्गवासी माँ की तस्वीर से आत्मा निकलकर बाहर आती है और वह सुरभि से कहती है, सुरभि बेटा, इस तरह से नहीं रोते। मुझसे तुम्हारा रोना देखा नहीं जा रहा। यह दुनिया वाले इसलिए तुम्हें दुखी और परेशान करते हैं कि तुम काली हो, सुंदर नहीं हो, मगर कोई मेरी बेटी के हीरे जैसा दिल नहीं देखता। अभी इन लोगों को पता ही नहीं है कि इंसान की सुंदरता ही सब कुछ नहीं होती, उसका दिल भी सुंदर होना चाहिए। और सुमित्रा और उसकी बेटी के सीने में तो दिल है ही नहीं, पत्थर है पत्थर, जो उन्होंने तुम जैसी मासूम लड़की को घर से बाहर निकाल दिया। तुमने उनकी कितनी सेवा की, उनका कितना अत्याचार सहन किया। बस अब बहुत हुआ। अब मैं अपनी बेटी को तिल तिल और मरने नहीं दूंगी। बेटा, आज मैं तुम्हें जादुई सोने चांदी की 2 लिपस्टिक देने आई हूँ। जादुई सोने की लिपस्टिक लगाते ही तुम बहुत ज्यादा सुंदर हो जाओगी, जिसकी मदद से अब तुम्हारा कोई भी मजाक नहीं उड़ा पाएगा। और जादुई चांदी की लिपस्टिक लगाते ही तुम जो भी कुछ कहोगी वह तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएगा। अब जादुई सोने और चांदी की लिपस्टिक की मदद से तुम्हारे सब दुख दर्द दूर हो जाएंगे। मेरी प्यारी बिटिया, खुश रहना। सच में माँ, जादुई सोने चांदी की लिपस्टिक की मदद से मेरे सब दुख दर्द दूर हो जाएंगे। आप बहुत अच्छी हैं। जब आप जिंदा थी तब भी आप मुझे दुनिया वालों के तानों से बचाती थी, और आज मुझे छोड़कर इतनी दूर चली गई, फिर भी आप मेरी मदद करने मुझे इस जालिम दुनिया से बचाने आई। माँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे जादुई सोने और चांदी की लिपस्टिक देने के लिए आप बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी। सुरभि बहुत खुश थी और सुरभि की स्वर्गवासी माँ सुरभि को जादुई सोने और चांदी की लिपस्टिक देकर अदृश्य हो जाती हैं। और जैसे ही सुरभि वह जादुई सोने की लिपस्टिक लगाती है तो वह बहुत ही ज्यादा सुंदर हो जाती है। खुद को इतना ज्यादा सुंदर देखकर उसे बहुत अच्छा लगता है। और जैसे ही वह जादुई चांदी की लिपस्टिक लगाती है और कहती है, मेरे सामने एक बहुत सुंदर घर आ जाए जिसके अंदर किसी भी चीज की कोई कमी ना हो। सुरभि के इतना कहते ही उसके सामने एक महल जैसा घर आ जाता है जिसके अंदर किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होती। उस घर के अंदर सुरभि एक हंसी खुशी जीवन बिताती है। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन सुरभि शॉपिंग करके अपने घर वापस आ रही थी, तभी वह देखती है कि एक राजकुमार बेहोश पड़ा है। सुरभि उसे चेक करती है तो उसकी कुछ ही सांसें चल रही थी, क्योंकि उसे एक जहरीला सांप काट कर जा चुका था। तभी सुरभि तुरंत जादुई चांदी की लिपस्टिक लगाती है और कहती है, जादुई चांदी की लिपस्टिक, मेरे सामने जो ये राजकुमार बेहोश पड़े हैं, यह बिल्कुल ठीक हो जाए, इनका सारा जहर शरीर से बाहर निकल जाए। सुरभि को इतना कहना था और वह राजकुमार देखते ही देखते ठीक हो जाता है। और जैसे ही उसकी आंखें खुलती हैं तो वह सुरभि को देखकर हैरान हो जाता है। उस राजकुमार ने आज से पहले इतनी सुंदर लड़की कभी नहीं देखी थी। तभी राजकुमार सुरभि से कहता है, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे आप जैसी लड़की की तलाश थी जो बहुत दयालु और खूबसूरत हो। क्या आप मेरी राजकुमारी बनेंगी? सुरभि राजकुमार की बातें सुनकर शर्मा जाती है और वह राजकुमार सम्राट से शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। और कुछ ही दिनों में दोनों की शादी बहुत ही धूमधाम से हो जाती है। आज सुरभि बहुत ज्यादा खुश थी। उसकी माँ की जादुई सोने और चांदी की लिपस्टिक की मदद से आज उसकी शादी एक राजकुमार से हो रही थी। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन सुरभि राजकुमार के साथ शहर घूमने जा रही थी, तभी उसे रास्ते में उसकी मामी नजर आती है जो रेड लाइट पर भीख मांग रही थी, जिसे देखकर सुरभि तुरंत अपनी मामी के पास जाती है और उनसे कहती है, मामी जी, आप यहाँ सड़क पर भीख क्यों मांग रही हैं? आप तो कितनी ज्यादा अमीर थी, अचानक क्या हुआ? मामा, काव्या दीदी, वह सब कहाँ हैं और आप क्यों रो रही हैं? मामी, क्या हुआ, मुझे तो बताइए ना। सुरभि बेटा, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें कितना ढूंढने की कोशिश की। मैं तुमसे मिलकर माफी मांगना चाहती थी। मैंने तुम्हारे ऊपर जो अत्याचार किए, तुम्हें जो भला बुरा कहा, उसकी सजा मुझे बहुत अच्छी तरह मिली है। कहते हैं ना, बुरे कर्मों का फल इसी जन्म में हमें काटना पड़ता है, और मैं काट भी रही हूँ। सुरभि बेटा, अगर मैं उस दिन तुम्हारी बात पर विश्वास कर लेती तो मैं अपने पति और बेटी को कभी नहीं खोती। तुमने सही कहा था, घर में बहुत ही जहरीला सांप था और उसने एक ही झटके में मुझसे मेरा पूरा संसार छीन लिया।
पहले तुम्हारे मामा को काटा और फिर काव्या को, और उनके इलाज कराने में सब पैसा खत्म हो गया और वो फिर भी नहीं बच पाए, और मैं अपना गुजारा भीख मांग मांग कर रही हूँ। बेटा मुझे माफ कर दो, हो सके तो मुझे माफ कर दो। सुरभि अपनी मामी को माफ कर देती है और उन्हें अपने साथ अपने महल ले जाती है। अब सुमित्रा सुरभि को मामी जैसा नहीं बिल्कुल माँ जैसा प्यार करती है, उसका बहुत ख्याल रखती है, उसे बिल्कुल अपनी सगी बेटी की तरह मानती है। इस तरह सुरभि को एक मामी के रूप में सगी माँ मिल जाती है। सुरभि बहुत खुश थी कि उसकी माँ की जादुई सोने और चांदी की लिपस्टिक की मदद से उसके पास कितनी सारी खुशियाँ आ गई, और वह बहुत खुश होती है और पूरे परिवार के साथ एक हंसी खुशी जीवन बिताती है।